अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग अपना लेक्चर 2 जो है ऑडिट एंड एश्योरेंस का वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास है कि एश्योरेंस इंगेजमेंट आज हमारा मेन टॉपिक है कि एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होती है। कल के लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एश्योरेंस जो होता है वो एक तरह का एक कॉन्फिडेंस होता है जो कि एक थर्ड पार्टी जब किसी की बनाई हुई चीज़ों पर दे देती है तो जो यूज़र होता है उस चीज़ का उसको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, उस चीज़ पे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने पढ़ने हैं जी एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन और एश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स के उसके एलिमेंट्स और यानी कि एश्योरेंस एंगेजमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होना ज़रूरी है एक एंगेजमेंट को एश्योरेंस एंगेजमेंट कहने के लिए। चलें जी फिर देखते हैं क्या होती है एश्योरेंस एंगेजमेंट। डेफिनेशन है जी एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर evaluates a subject matter prepared by the responsible party according to a suitable criteria and expresses his conclusions in form of a report to enhance the confidence of the user of the report। जी एश्योरेंस एंगेजमेंट वो एंगेजमेंट है, अगर आप पिछला लेक्चर रिकॉल करें, कि जिसके अंदर मिस्टर ए जो है वो एक एश्योरेंस प्रोवाइडर को हायर करता है, ठीक है, और बोलता है कि बी की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप अश्योर करें, आप उस पर अपना ओपिनियन दें। तो जी उनके बीच में जो इंगेजमेंट होती है इन तीन पार्टीज के बीच में, कौन कौन सी तीन पार्टीज हुई? सबसे पहला मिस्टर ए जो कि आपका ओनर है, शेयर होल्डर है, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्टी आपके पास है मैनेजमेंट विच इज बी, and the third is the assurance provider which is also known as a practitioner in this subject। और ऑब्वियसली अगर assurance provider में हम ऑडिट की बात करें टू बी स्पेसिफिक तो फिर हम उसको ऑडिटर भी कह सकते हैं। तो जी अश्योरेंस एंगेजमेंट वो एंगेजमेंट है जिसके अंदर एक प्रैक्टिशनर यानी कि एक ऑडिटर एवेल्युएट करता है किसको? सब्जेक्ट मैटर को। सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है? जो हमने अपनी स्टोरी में पढ़े थे कि सब्जेक्ट मैटर क्या था, जो बी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दी थी, तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो बी ने बनाई थी, विच वॉज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। बी क्या था जी? रिस्पॉन्सिबल पार्टी था हमारी स्टोरी के केस में। यानी कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी का क्या मतलब हुआ कि वो पार्टी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड विच सब्जेक्ट मैटर इन दिस केस इज financial statements। So B is the responsible party which was responsible to prepare the financial statements according to a suitable criteria। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सुटेबल क्राइटेरिया के एक क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू एक प्रैक्टिशनर जो होता है वो एवेल्युएट करता है ऐसे सब्जेक्ट मैटर को जो कि किसी रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने प्रिपेयर किया होता है अकॉर्डिंग टू अ सुटेबल क्राइटेरिया। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आपने अपनी स्टडीज़ जो FR1 की स्टडीज़ हैं, FR2 की स्टडीज़ हैं, उनके अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो पूरी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनती होती हैं। उनका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, एक स्टैंडर्ड लुक होती है उनकी, जिसके थ्रू वो प्रिपेयर की जाती है। उनका फॉर्मेट भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। तो जी जब एक ऑडिटर कोई सब्जेक्ट मैटर को रिव्यू करता है, एवेल्युएट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने प्रिपेयर किया होता है, तो वो क्या करता है? सूटेबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जाहिर सी बात है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने पढ़ा है पिछली स्टडीज के अंदर कि वो बनती हैं अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। तो वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, वो स्टैंडर्ड्स के अंदर मेंशन है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इन स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए इस पैटर्न के ऊपर बनानी है, इस फॉर्मेट के ऊपर बनानी है। तो जी जब एक चीज बनी जिस चीज की मदद से है
उसी चीज़ को यूज़ करते हुए एक ऑडिटर उसको एग्जामिन करता है, यानी कि वो चेक करता है कि जी IFRS के अकॉर्डिंग ये जो है वो रिक्वायरमेंट्स थी स्टैंडर्ड की, जिनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी चाहिए थी। तो सबसे पहले वो जी चेक करता है कि ये वाला स्टैंडर्ड सही अडॉप्ट किया गया है कि नहीं, फिर ये वाला स्टैंडर्ड सही अडॉप्ट किया गया नहीं। मतलब क्या है कि वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए उनको एवेल्युएट करता है, उनकी एवेल्युएशन करता है कि जी रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं या उसमें कोई एरर है, कोई मिस स्टेटमेंट है। तो वो सूटेबल क्राइटेरिया फिर हमारे क्या हुए, वो सूटेबल क्राइटेरिया आपके IFRS हो जाएंगे। आपका जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी, जिनकी मदद से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं, उन्हीं को यूज़ करते हुए वो एवेल्युएट करेगा सब्जेक्ट मैटर को। अच्छा जी, ये हो गया, ये तो हमें पता लग गया एक प्रैक्टिशनर, ऐसी इंगेजमेंट जिसके अंदर एक प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबल पार्टी के प्रिपेयर किए हुए सब्जेक्ट मैटर, जो हमारे केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको एवेल्युएट करता है, उनको वेरीफाई करता है सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट, जो कि हमारे IFRS हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, एंड उसके बाद एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन, और अपना कंक्लूजन जो होता है, ठीक है, यानी कि अपनी जो फाइंडिंग्स होती हैं, अपनी जो एक एंड आप कह दें समरी होती है, वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है रिपोर्ट की फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में, टू इनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर ऑफ द रिपोर्ट, जो कि हमारे केस के अंदर मिस्टर ए था, जो कि शेयर होल्डर था, जो कि ओनर था उस कंपनी का। तो जी एश्योरेंस इंगेजमेंट जो है वो एक ऐसी इंगेजमेंट है जिसके अंदर एक प्रैक्टिशनर, विच इज इन आवर केस इज एन ऑडिटर, एवेल्युएट करता है क्या, सब्जेक्ट मैटर को। सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो चीज़ जो कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है वो उसको प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था, यानी कि जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करना, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एवेल्युएट करना, उस पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। ठीक है जी, तो एक वो ऐसी इंगेजमेंट जिसके अंदर एक ऑडिटर सब्जेक्ट मैटर को एवेल्युएट करता है अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, एक सूटेबल क्राइटेरिया के अगेंस्ट जिसके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई होती हैं उनके लिए। अब फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही ओपिनियन होगा, हो सकता है कि जी क्या कहते हैं, कोई टैक्स रिटर्न हो, वो उसको उसने एश्योरेंस, उस पर एश्योरेंस देनी हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एश्योरेंस जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, उसके अंदर ऑडिट भी एक टाइप की एश्योरेंस है, लेकिन इसके अलावा रिव्यू एंगेजमेंट्स भी होती हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो एक सूटेबल क्राइटेरिया जो है वो उस केस में अगर हमने टैक्स रिटर्न जो है उसको वैल्यूएट करना है, तो सूटेबल क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ऐसी चीज़ें, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट जिसके थ्रू वो टैक्स रिटर्न बनी है। अब टैक्स रिटर्न टैक्स लॉज के अकॉर्डिंग बनी होती है, चाहे वो इनकम टैक्स के लॉज हो, चाहे वो सेल्स टैक्स के लॉज हो, चाहे वो और किसी भी तरह के लॉज हो। तो जी अब सूटेबल क्राइटेरिया फिर इस केस में क्या हो जाएगा, वो टैक्स लॉज जिनके थ्रू वो टैक्स रिटर्न बनी है, जिसके थ्रू कंप्यूटेशन हुई है आपकी जी टोटल इनकम की, टैक्सेबल इनकम की, डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम की, ठीक है, फिर आगे टैक्स क्रेडिट्स होते हैं, उन सब की आप लोगों ने टैक्स में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बात बताने का मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि सूटेबल क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर चेंज होगा, आपका सूटेबल क्राइटेरिया चेंज होगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सूटेबल क्राइटेरिया आपके IAS IFRS होते हैं। उसके बाद आपके अगर टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो वो आपके टैक्स लॉज होते हैं, इसी तरह से बाकी चीज़ें। ठीक है जी, मकसद एट द एंड क्या होना चाहिए, टू इनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर ऑफ द रिपोर्ट। मकसद क्या है पूरी एश्योरेंस एंगेजमेंट का, जो हायर किया था जिस वजह से मिस्टर ए ने एक ऑडिटर को, वो सिर्फ यही था कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस, ये जो बी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के मेरे हाथ साथ रख दिए हैं, इस पे मेरा कॉन्फिडेंस किसी तरह आप जो है वो इन्हेंस करें, ताकि मैं इस पे कॉन्फिडेंस में रह सकूं कि मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे पास आई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, या आप अपना कोई ना कोई ओपिनियन इस पर दें कि आया ये ठीक बनी है, आया ये गलत बनी है। ठीक है जी, तो ये था हमारा एश्योरेंस एंगेजमेंट और इसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जी आगे अगर हम चलें तो हमारे पास
एलिमेंट्स आते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के। ऑल्दो हमने डेफिनेशन के अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है, लेकिन स्टिल हम लोग जो है वो कर लेते हैं एक दफ़ा और से डिस्कस। जी, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक एश्योरेंस इंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स होते हैं। 5 एलिमेंट्स एश्योरेंस इंगेजमेंट के अंदर होना ज़रूरी है एक इंगेजमेंट को एश्योरेंस इंगेजमेंट कहने के लिए। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग हुआ तो वो इंगेजमेंट तो रहेगी, लेकिन वो एश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि एश्योरेंस के लिए आपके पास 5 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर बात करें हम तो 3 पार्टी रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो हमने पढ़ ली कि एक एश्योरेंस इंगेजमेंट के अंदर 3 पार्टीज होती हैं। सबसे पहले एक आपका इंटेंडेड यूज़र होता है, जो कि आपके शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। हमारे केस के अंदर शेयर होल्डर ही था। वो बैंक भी हो सकता है, बैंक भी कह सकता है जी लोन अप्रूव। हमने पढ़ा था कि एडवांटेजेस ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट के एश्योरेंस सर्विसेज के अंदर के लोन क्लियरेंस के अंदर भी जो होती हैं हमारी एश्योरेंस हेल्प हमें कर सकती है। हो सकता है हम लोग बैंक के पास गए और बैंक से कहा जी हमें इतने का लोन चाहिए। बैंक वालों ने सबसे पहले कहा आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ईयर एंड पे बनाई है ये ज़रा हमारे पास ऑडिट करवा के लेके आएँ, हम इस पर देखें। या आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है, ठीक है, वो ज़रा ऑडिट करवा के उस लेकर आएँ, उसको ज़रा अश्योर करा के लेके आएँ, ताकि हमें आइडिया हो कि भाई आपके पास इतने नेट एसेट्स हैं कि आप हमारी लायबिलिटी जो है, यानी ये जो लोन की लायबिलिटी है, ये पे कर सकें। ऑब्वियसली एक बैंक जो है वो अंधाधुंध तो लोन नहीं देगा किसी भी कंपनी को। उसको कोई ना कोई सिक्योरिटी के तौर पे कोई ना कोई बैकअप प्लान उसको चाहिए होता है। तो जब भी कोई बड़ा लोन ये कंपनी लेने जाती हैं तो बैंक्स जो होते हैं वो एज रिटर्न हम क्या करते हैं, हमसे कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिव्यू मांग लेते हैं कि जी इसको रिव्यू करवा के किसी इंडिपेंडेंट पार्टी से लेके और उस पर उसका ओपिनियन होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ की बेस पर आपको आपका लोन दे सकें, ताकि हमें पता लग सके कि आपके पास जी नेट एसेट्स इतने हैं कि आप ये वाली लायबिलिटी को सेटल कर सकें फ्यूचर के अंदर। ठीक है जी। तो इंटेंडेड यूजर्स जो होते हैं वो आपके शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकता है और लॉ भी हो सकता है। लॉ इस केस में कि गवर्नमेंट भी हो सकती है। आपको कोर्ट कह सकता है जी के किसी प्रोसीडिंग के अंदर कि जी आप ये फलां चीज़ें जो है ये वेरीफाई करके लाएं, ठीक है, तभी हम आपके केस को आगे लेके जाएंगे। मोस्टली लॉयर्स जो होते हैं जब हम कोई केस फॉरवर्ड करते हैं तो वो हमें कहते हैं जी कि आप पहले ये अपनी जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारी के सारे एक एश्योरेंस प्रोवाइडर से एश्योर करवा के लाएं, ताकि हम इस पर कॉन्फिडेंस में हो सके। अगला जी रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमने पढ़ लिया। हमारी केस में इट इज़ मैनेजमेंट, एंड बाकी सारे केसेस के अंदर भी मोस्टली मैनेजमेंट ही होती है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन सी है? वो पार्टी जो कि रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और जो कि हमारे केस के अंदर मैनेजमेंट है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास आता है जी प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर मैंने आपको बताया था हमारे केस के अंदर प्रैक्टिशनर इज द ऑडिटर, ठीक है, लेकिन अगर ये तो बात होगी ना एक्सटर्नल ऑडिट की। अगर हम बात करें ना इंटरनल ऑडिट की, इंटरनल ऑडिट, तो फिर हमारा अकाउंटेंट जो होता है वो हमारा प्रैक्टिशनर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट जो होगा ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक्सटर्नल इंटरनल के बीच में क्या डिफरेंस होता है और किस वजह से एक कंपनी जो होती है वो एक्सटर्नल ऑडिट के बावजूद इंटरनल ऑडिट भी करवाती है। फिलहाल आपको सिर्फ यही जानना ज़रूरी है कि 3 पार्टी रिलेशनशिप होनी ज़रूरी है, जिसके अंदर इंटेंडेड यूज़र होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी कि सब्जेक्ट मैटर का, और फिर रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है उस सब्जेक्ट मैटर को प्रिपेयर करने के अंदर, और एक प्रैक्टिशनर होता है जो कि उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आपको ओपिनियन देता है और कॉन्फिडेंस इन्हांस करता है उस यूज़र का, जो कि शेयर होल्डर भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है और लॉ भी हो सकता है। आगे जी हमारे पास आता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर हमने पढ़ लिया, वो डॉक्यूमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी की प्रिपरेशन में, यानी कि ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रिपेयर करने के अंदर, उसकी प्रिपरेशन जो हमारे केस के अंदर ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं।
ठीक है जी, दो चीज़ें होंगी। इसके बाद हमारे पास आता है जी सुटेबल क्राइटेरिया। सुटेबल क्राइटेरिया वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट है, वो पॉलिसीज प्रोसीजर का सेट है जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होती हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेमवर्क होता है, एक तरह का क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होती हैं, जिनकी मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी होती हैं। अगर हम बात करें फ्रेमवर्क की, तो वो जनरल भी हो सकता है और वो स्पेसिफिक भी हो सकता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर वो जनरल है, ठीक है, जनरल अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि टैक्स लॉज, टैक्स रिटर्न्स को अगर आप लोगों ने श्योर करना है तो टैक्स लॉज ज़रूरी होते हैं उनसे उनको प्रिपरेशन में। और स्पेसिफिक अगर आप करें यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई कंपोनेंट बनाना है तो उसके लिए आप लोगों को IFRS की ज़रूरत होती है या IAS की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, तो ये आपके 3 एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो सूटेबल क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारे पास आता है एविडेंस। अब जाहिर सी बात है, जब भी एक इंसान को कोई बंदा हायर करता है, किसी भी मकसद के लिए हायर करता है, ठीक है, तो मकसद उसका क्या होता है, एट द एंड उसको सारी चीज़ें कंक्लूजन की फॉर्म में एक मिल जाए। ठीक है, तो जो काम उस बंदे ने किया होता है, जितने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होते हैं, जितनी मुशक्क़त की होती है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड होनी चाहिए एक रिटन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जिनको हमारे केस के अंदर वर्किंग पेपर्स कहते हैं। वर्किंग पेपर्स वो सेट ऑफ वर्क है जो कि एक ऑडिटर, टू बी स्पेसिफिक, पूरे ऑडिट के अंदर, पूरी एश्योरेंस इंगेजमेंट के अंदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, क्या कहते हैं, इंक्वायरीज करता है लोगों से, जो काम भी करता है, जितने स्टेप्स वो परफॉर्म करता है, वो सारे के सारे रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर एक प्रूफ होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन का, उसके काम का। ठीक है, जो कि एट द एंड वो एश्योरेंस रिपोर्ट के अंदर जाके किसको दे देता है, आपके यूजर्स को दे देता है। ठीक है जी, तो एविडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है एक एश्योरेंस इंगेजमेंट के अंदर। कि एश्योरेंस इंगेजमेंट के अंदर अगर एविडेंस नहीं होगा कि जी ऑडिटर ने ये वर्किंग पेपर्स उसके प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो वो इंगेजमेंट को भी हम एश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं कह सकते। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है जी रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। दिस इज द फाइनल, आप कह लें कि आउटकम होता है जो कि पूरी एश्योरेंस इंगेजमेंट को समराइज कर देता है, जो कि आपकी रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट होती है। रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट वो कंक्लूजन होता है एक ऑडिटर का, जो कि ऑडिटर अपने सारा अपना काम करके, सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, एट द एंड जो वो सब्जेक्ट मैटर पर एक अपना कंक्लूजन, एक अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि भाई वो किस फॉर्म में देता है, वो एक रिपोर्ट की फॉर्म में देता है। ऐसी रिपोर्ट जिसका फॉर्मेट स्टैंडर्ड्स ने सेट किया हुआ है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स होती हैं, जो कि हमारे ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ISAs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिस तरह के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके अकाउंटिंग के, इसी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, जो कि ऑडिट जिसके थ्रू किया जाता है, ऑडिट जिन स्टैंडर्ड्स की हेल्प से किया जाता है, जिनकी गाइडेंस के थ्रू किया जाता है, तो उन्हीं गाइडेंसेस के अंदर एक आपका रिपोर्ट का, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी होता है, एक एश्योरेंस रिपोर्ट का फॉर्मेट भी होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आपके जो ऑडिटर्स होते हैं वो उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं और आगे इंटेंडेड यूजर्स को पहुंचा देते हैं। इनका मकसद ऑडिटर का जो ओवरऑल ओपिनियन होता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, उन सब्जेक्ट मैटर पर, उसको एक यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचाना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। अब एक ऑडिटर रोज़ रोज़ जाके एक एक चीज़ जाके तो यूज़र को नहीं बता सकता ना कि भाई आज मैंने ये वाली बात पता की है मैनेजमेंट के बारे में, आज मुझे ये पता लगा कि ये वाली फिगर गलत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ऐसे नहीं होता। वो एट द एंड अपने काम करने के बाद एट द एंड जो होता है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके, जिसके अंदर उसका कंक्लूजन लिखा होता है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, जो भी उसका ओपिनियन होता है वो जाके यूजर्स के हवाले कर देता है। फिर आगे यूजर जाने और उसकी मैनेजमेंट जाने भाई वो उसने क्या किया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास
एलिमेंट थे एश्योरेंस एंगेजमेंट के। सबसे पहले 3 पार्टी रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, ठीक है, जिसके अंदर इंटेंडेड यूज़र होता है, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जानी होती हैं, जिसको रिपोर्ट जानी होती है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि मोस्टली मैनेजमेंट होती है। उसके बाद प्रैक्टिशनर होता है, जो कि हमारे केस के अंदर एक ऑडिटर हो सकता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट के अंदर वो अकाउंटेंट भी हो सकता है। हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है और इंटरनल ऑडिट क्या होता है। फिलहाल एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर मैं अगर ऑडिटर का नाम लेता हूं तो दैट इज रेफरिंग टू एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो कंपनी के अंदर कई काम होता है, उसके लिए किसी बाहर के इंडिपेंडेंट पर्सन की ज़रूरत नहीं होती। वो कंपनी के अंदर का कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जो क्वालिफाइड होगा वही जो है उसको ऑडिट कर सकता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। बहरहाल जो इसकी डिटेल्स हैं वो हम अगले लेक्चर्स के अंदर जब इसका टॉपिक आएगा तभी मैं आपको बता दूंगा सारा का सारा। उसके बाद ये सब्जेक्ट मैटर हमने पढ़ लिया, सूटेबल क्राइटेरिया जिनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया जाता है, एविडेंस, ठीक है, यानी कि ऑडिटर का जितना भी कोई काम होता है जो उसने सारा की सारी एंगेजमेंट में किया होता है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन अ डॉक्यूमेंटेड वे, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंटेड वे, जिसको हम कहते हैं एविडेंस या वर्किंग पेपर्स, जो कि प्रूफ होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन का कि भाई ये देखो ये प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किया था, ये मैनेजमेंट के इस बंदे से मैंने ये बात पूछी थी, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट होती है कि रिपोर्ट एक वो कंक्लूजन डॉक्यूमेंट होती है जिसके अंदर एक ऑडिटर का कंक्लूजन लिखा होता है कि जी ओपिनियन उसने एक्सप्रेस किया होता है अपना, चाहे वो पॉजिटिव ओपिनियन भी हो सकता है, वो नेगेटिव ओपिनियन भी हो सकता है। एश्योरेंस रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, वो सेट ऑफ कंक्लूजन होता है, वो सेट ऑफ ओपिनियन होता है जो कि एक ऑडिटर जो होता है अपने यूज़र को कम्युनिकेट करता है उस सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग जो प्रिपेयर किया गया होता है बाय द मैनेजमेंट और बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा सारा का सारा टॉपिक था, जो कि हाँ एक और बात जो कि जो रिपोर्ट होती है, जिस तरह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो भी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की गई होती हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उनका, स्टैंडर्ड्स उनके कैलकुलेशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग वो की जाती हैं, प्रिपेयर की जाती हैं। इसी तरह से बिल्कुल जो आपकी ऑडिट के अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, एश्योरेंस रिपोर्ट होती है, वो भी आपके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बेस्ड करती है। ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कि आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉज ने जो है वो प्री सेट करके दिया होता है कि भाई इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनानी है और ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट का भी पूरा एक टॉपिक जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं और वो किसको कम्युनिकेट की जाती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक ऑडिटर के लिए मेंशन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से हट के एक ऑडिटर कोई काम नहीं करता अनलेस एंड अनटिल स्टैंडर्ड के अंदर वो इंफॉर्मेशन जिसको एक ऑडिटर ढूंढ रहा है वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर एक ऑडिटर जो होता है वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज़ का फैसला करता है कि भाई मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरा जो 10 साल का तजुर्बा है, मेरा जो 15 साल का तजुर्बा है, उसके अंदर जब ये चीज़ आई है ऐसी तो मैंने ये काम किया है, या फिर एक फलां ऑडिटर ने इस केस को ऐसे हैंडल किया था तो भाई मैं भी इस केस को ऐसे ही हैंडल करूँगा अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये करूँगा, अनलेस एंड अनटिल स्टैंडर्ड के अंदर उसकी गाइडेंस ना मौजूद हो। अगर स्टैंडर्ड के अंदर एक चीज़ का लिखा हुआ है कि भाई एक चीज़ ऐसे 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 होनी है, तो एक ऑडिटर जो होता है वो आउट ऑफ द वे जाकर उस चीज़ को अपने तरीके से नहीं हैंडल कर सकता, वो वही करेगा जो कि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, उससे वो डेविएट नहीं हो सकता। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा का सारा टॉपिक था जो कि आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ा कि एश्योरेंस एंगेजमेंट कैसी वो जो एंगेजमेंट है उनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं, क्या क्या पार्ट्स एक होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के, जो अगर नहीं होंगे, कोई एक भी नहीं होगा तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है जी। पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको भी रिव्यू कीजिएगा, उनको भी रिवाइज कीजिएगा साथ साथ, और जो आगे लेक्चर्स आएंगे उनको भी
रिवाइज़ कीजिएगा अच्छे तरीके से, बुक खोल के सामने रख के रीडिंग करके, उसके बाद फिर ये साथ साथ जो लेक्चर्स हैं इनको सुनिएगा, ताकि आप लोगों को बेनिफिट आ सके इन चीज़ों से। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।